अमेरिका अपना डिफेंस शील्ड बना रहा है। ये एक डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर इसे गोल्डन डोम नाम दिया गया है। आखिर अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। भारत के ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। चीन के मिसाइल भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने बौने साबित हुए। इधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने इस रडार सिस्टम को दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट जैसे विवादित क्षेत्रों में अमेरिकी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने के लिए तैनात करने की योजना बना रहा है। JY-27V रडार चीन के पुराने JY-27A का एडवांस वेरिएंट है, जिसे बनाने का मकसद अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट से मुकाबला करना है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को घातक हमलों से बचाने के लिए गोल्डन डोम मिसाइल बनाने का ऐलान किया है। यह मिसाइल सैटेलाइट बेस्ड होगी, यानी सैटेलाइट पर। अब सवाल है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को खतरा किससे है? अमेरिका अभी प्रत्यक्ष रूप से किसी देश से भी जंग नहीं लड़ रहा है। ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी अभी सामने नहीं है। दुनिया के मानचित्र पर जहां कहीं भी उसकी मिलिट्री एंगेजमेंट है, वहां दुश्मन देश बहुत छोटे हैं, जैसे यमन में हूथी, अफ्रीका के कुछ विद्रोही संगठन। लेकिन ट्रंप आने वाले समय की लड़ाइयों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं। इस गोल्डन डोम के ऐलान के बाद से ड्रैगन का दम निकल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया था। ऐसे में अब एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में फिर से तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मेहमानों का। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। NK सूद जी हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर, आपका धन्यवाद। आलोक वत्स जी, नेता BJP, आपका शुक्रिया। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थोड़ा सा माथुर साहब, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बेहद जरूरी है और एयर डिफेंस का मामला है, डिफेंस का मामला है। माथुर साहब, आखिर अमेरिका लगातार हथियार बेच भी रहा है। ये भी मैंने सुना है कि F-35 तो छोड़िए, F-55 की भी बात चल रही है, कई एडवांस फाइटर जेट्स की बात की जा रही है। F-22 का भी, जो रैप्टर है, दुनिया का सबसे खतरनाक शक्तिशाली हथियार जो फाइटर जेट है, उसको भी एडवांस्ड करने की बात सामने आ रही है। और अब ये एक गोल्डन डोम जो आ गया है, ये आयरन डोम की तर्ज पर है, किस तर्ज पर है, क्या कुछ इसमें खास हो सकता है माथुर साहब? शिवम, देखिए, सबसे बड़ी बात जो पिछले कई सालों से जो युद्ध चल रहे हैं पूरे दुनिया में, उसमें एक बात मेरे को साफ उभर करके सामने आई है। ये अट्रिशन वॉरफेयर का समय है। अब ये जो दोनों, चाहे वो यूक्रेन में और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा हो, या गाजा में युद्ध चल रहा हो, या और भी कोई प्लानिंग युद्ध की हो रही हो, कोई कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होने का टाइम आजकल बहुत कम रह गया है। क्योंकि आपको इवेंचुअली करना वही पड़ेगा, लेकिन आपका जो इनिशिएशन होगा किसी भी बैटलफील्ड में या किसी भी वॉर में, वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होगा। और एट्रिशन वॉरफेयर जो होगा, एट्रिशन वॉरफेयर का मतलब है कि आप अपने जो शत्रु के पर इतना एट्रिशन करें कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, जिसका कि एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में दिया कि हमने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि वो उनके ऊपर इतना हमने नुकसान पहुंचा दिया कि वो उसको घुटने पर आना पड़ा। वही तो, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक बहुत मजबूत गाइडेंस सिस्टम, जो कि सेलेस्टियल गाइड, मतलब जो इसको साधारण भाषा में अगर कहें तो अंतरिक्ष द्वारा स्वचालित गाइडेंस सिस्टम्स होने चाहिए। और उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आपका एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखेंगे जैसे जैसे अब ईरान ने 200 मिसाइल एक साथ फायर किए, तो 200 में से 180 कहीं ना कहीं वो छोड़ पाए, लेकिन 20 मिसाइल फिर भी ईरान में कहीं जाकर के गिरे हैं इजराइल में। तो ये भारत को देख करके अभी क्यों ये एकदम से तेजी इसमें आ रही है? वो एकदम से तेजी इसलिए आ रही है कि पिछले 7 से लेके 10 मई के बीच में जो हमने किया, इस प्रकार का शानदार एयर डिफेंस सिस्टम
और बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बिल्कुल। एक बहुत ही बेहतरीन एक चीज और शिवम, एक जी। मिनट और मेरे को दीजिए, और एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम ऑफ गाइडेंस, और उसमें तमाम गाइडेंस है, जो स्पेस की गाइडेंस भी है और अंडर वाटर भी है, चाहे वो नाविक हो चाहे कोई हो, हमारे अपने खुद के इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से हम एक बहुत इफेक्टिव और अनब्रीचेबल इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने सर क्रीक से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक लगा ली, और एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये अमेरिका को लग रहा है कि अब उनको भी एक इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जो कि उनके जो क्या होता है कि हवा में आपको एक बहुत फेवरेबल सिचुएशन की आवश्यकता होती है, आपको एयर कंट्रोल की आवश्यकता होती है। जब आप एयर में कंट्रोल कर सकते हैं, आपका एरियल सिस्टम आसानी से चल पा रहे हैं, और एनिमी को आप नहीं करने दे रहे, जो कि मैं उदाहरण कई दफा देख चुका हूं। ये बेहद जरूरी है। सुखोई इस्लामाबाद में चल रहे थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उनका, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, और इस वजह से आप देखेंगे कि एयर डिफेंस में लगातार कोई ना हर एक देश लेकिन 175 बिलियन डॉलर का ये प्लान है अमेरिका को शील्ड करने के लिए, बहुत बड़े प्लान के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, सूद साहब भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस लेवल की प्रोटेक्शन अपने देश को दी जानी चाहिए? इसकी मिसाल अब अमेरिका बनता जा रहा है कि भाई इतने एडवांस लेवल पर ये सैटेलाइट सिस्टम से, कि भाई सैटेलाइट से ही आप समझ लीजिए, स्पेस से ही आपको प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्पेस लॉन्च प्रोजेक्टाइल्स की बात यहां पर मैं सुन रहा हूं। ये किस लेवल तक जा रहा है? देखिए शिवम जी, वर्तमान विश्व में जिस तरीके से महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध महाशक्तियों के बीच में ही इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था, और उसी तरीके का जो कंटेस्टेशन है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में भी दिख सकता है। और वर्तमान समय में जो एक नए शीत युद्ध का, जो न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन विश्व में बनती जा रही है, जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई देते हैं, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो नेटो के एलाइज, उसके जो एशियन एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स अमेरिका के खेमे में हो सकते हैं। और महाशक्तियों के बीच में ये भी हम देख रहे हैं कि एक विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, आर्म्स रेस तेज हो गई है, और जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो बनी हुई रिजीम्स थी वो टूट रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी रही हो, जो कि अब अमेरिका और रशिया उससे बाहर आ गए हैं, और चूंकि चाइना उसका पार्ट नहीं था, इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने INF ट्रीटी से बाहर आने का फैसला इस आधार पर भी किया कि चाइना ऐसी ट्रीटीज का पार्ट नहीं है, तो अमेरिका क्यों रहे, और जाहिर है कि रशिया भी इसी तरीके के रिजर्वेशंस उसको भी थे। तो और उसी तरीके से आप देखिए तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में थी, वो एक सस्पेंडेड मोड में चली गई दिखाई देती है, उसके ऊपर भी खतरे हैं। और महाशक्तियां बड़े वेपन्स बना रही हैं, बड़ी कैपेबिलिटीज के वेपन बना रही हैं। और यहाँ पर मैं 2018 की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था, 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई थी, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि 21वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए रशिया और चाइना संयुक्त रूप से, मैं कोट एंड कोट में कहूंगा, संयुक्त रूप से मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल होंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये असेसमेंट बहुत पहले करके रख लिया था। बिल्कुल। और वो ये जानते हैं कि ये जो सदी है उसमें चाइना और रशिया अपनी अपनी अति महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए तेज गति से कदम बढ़ाएंगे। चाइना जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 2049 तक पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है, वहीं रशिया अपने पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहता है, लेकिन उनकी आड़ में अमेरिका सबसे बड़ी बाधा है। और इसी वजह से चाइना और रशिया अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से ज्वाइंट तरीके से वो अमेरिका की हेजीमोनी को और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजीमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चैलेंज अमेरिका के लिए बढ़ता जाना है। इसी वजह से अमेरिका, जो कि एक बहुत ही आगे का सोच करके चलने वाला राष्ट्र है, 60-70 वर्ष 100 वर्ष के आगे का सोच के चलते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को चाहते हैं कि
चाइना और रशिया का जो चैलेंज होगा और साथ ही साथ उसके साथ ईरान भी होगा, नॉर्थ कोरिया भी होगा। ये महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी कि भाई चाइना और रशिया का जिक्र यहाँ पर है, और कि भाई अब जो मिसाइलें जो छोड़ी जा सकती हैं वो बेहद खतरनाक हो सकती हैं, जिसमें कुछ मैं जिक्र कर देता हूं, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स हैं, जिसमें फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम फॉब्स जिसका जिक्र है, और ये जो टू फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स अभी की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स को इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है, उस लेवल के हथियार हैं, चाइना कह लीजिए, रशिया कह लीजिए, उस तरीके के खतरे हैं। उससे निपटने के लिए अब चाहे दुनिया के किसी कोने से भी, सूद साहब ये कहा जा रहा है, आप पर मैं आना चाहूंगा सूद साहब, एनके सूद साहब, कि भाई दुनिया के, हाँ श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं ये जो आपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का जिक्र किया, जाहिर है कि ये बेहद हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं वो पूरी महाशक्तियों के लिए, अमेरिका के लिए भी बड़ा चैलेंज है। और ऐसे चाहे वो हाइपरसोनिक वेपन्स हो, चाहे स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स हो, वेपन्स हो, सभी से अमेरिका को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान लेकर के आए हैं। अभी इसकी शुरुआत है, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका की अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है, अमेरिका को ये करना ही होगा। और अमेरिका को यदि रखना है और अपने डिफेंस पोस्चर को मजबूत रखना है तो अमेरिका को इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाना ही होगा। और ये अमेरिका बनाने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और 175 बिलियन डॉलर का भी हाल ही में जो डील हुई थी यहाँ पर सऊदी अरब के साथ जो हुई थी डील, सूद साहब, वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, 142 बिलियन उसका आंकड़ा था, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में कहते हैं कि भाई दुनिया की किसी कोने से आए, स्पेस से मिसाइल आए, कहीं से भी मिसाइल आए, उसको रोक लिया जाएगा। ये किस लेवल की तैयारी है? ट्रंप युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन तैयारियां ऐसी कर रहे हैं कि भाई कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। देखिए बिल्कुल उनको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, और उन्होंने सीखा किससे? जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तब देखा कि किस तरीके से यहाँ ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। जब इजराइल हमास वार हुआ तो देखा कि उनका जो आयरन ड्रोन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। और वो जो ड्रोन थे उनका, जो इनका ड्रोन था इजराइल का, वो मीडियम रेंज का था, यानी कि उनको लॉन्ग रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस पर इशू नहीं था, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है आसपास के लोगों से है। और वहां पे जरूर ईरान उन पे 200 मिसाइलें फेंकी, लेकिन जो उनका ड्रोन सिस्टम है, अगर वो मिसाइल ट्रैक होती है कि ये अनपॉपुलेटेड एरिया में जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट नहीं करता, तो चाहते ही नहीं है क्यों अपनी इसको वेस्ट किया जाए। और फिर जब अजरबैजान और अर्मेनिया का वार हुआ तो अर्मेनिया स्ट्रांग था लेकिन वार हार गया। मेन रीजन क्या था कि उसके पास एंटी डिफेंस सिस्टम नहीं था। जो ड्रोन फेंके गए, जो ड्रोन टर्किश ड्रोन थे, उन्होंने बहुत तबाही फैलाई, अर्मेनिया के ऊपर टैंक वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अर्मेनिया इस वजह से वार हार गया, लेकिन इंडिया ने इन सब चीज़ों से लेसन लिया, और उनके पास S-400 तो था ही पहले, लेकिन उन्होंने अपना इंडिजिनियस सिस्टम आकाश तीर को डेवलप किया। साथ में जो इजराइल के साथ बना करके बराक 8 मिसाइल सिस्टम उसको भी डेवलप किया, और उन्होंने तीनों हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ। और साथ में इजराइल ने अपनी नेवी के अंदर बराक सिस्टम को लगाया हुआ। जब हमारा वार की तैयारी हो रही थी पाकिस्तान के साथ, लिमिटेड वार की, तो इंडिया ने इगला सिस्टम वो रशिया से मंगाया और उसको अपने जो शोल्डर फायर है उसको लगा दिया। तो इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मिसाइलों को रोका, तो एक बर्ड ने लेसन सीखा कि इंडिया किस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है और किस तरीके से इंडिया अटैक कर रहा है अपने ब्रह्मोस मिसाइल से, जिनकी 295 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन अब हम 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर की रेंज के भी बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, और वो अचूक हैं। तो अमेरिका इसलिए इंडिया से एक लेसन सीख करके कि किस तरीके से पाकिस्तान के हमने मिसाइलों को रोका, उसने भी अपना डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया। हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं आगे, और अमेरिका का पर्पज यह है कि वार तो फ्यूचर में हो सकता है। हाँ। वार को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे जब आपके ऊपर वार होगा, क्योंकि चाइना बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप कर रहा है। चाइना, यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाइना के पास 3 है, और चाइना की प्लान है 2035 तक 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, और उनकी डिमांड है कि वो 9 या 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहते हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर वो यूएस को देख के बना रहे हैं, इसलिए यूएस को चिंता भी है। लेकिन ट्रंप की जिस टाइम पे अटेंशन है, या जिस तरीके से चाइना को इग्नोर कर रहे हैं, उनको खतरे की घंटी सुन रही है, और जल्दी सुनेगी तो जितनी जल्दी सुनेगी उतनी जल्दी उनको फायदा होगा। और वो इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है, और उसका जो मेन पर्पस है वो है चाइना को काउंटर करना। लेकिन ये भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर रशिया और चाइना मिलकर के यूएस के खिलाफ खड़े हो जाए। बिल्कुल। तो क्योंकि यूएस पे कोई भरोसा नहीं करता, और इंडिया भी आज यूएस पे भरोसा नहीं करता इनके एटीट्यूड की वजह से। और इंडिया अगर वार होगा, जैसे इंडिया ने यहाँ पे एक ग्रुप बना के रखा है अपना, तो इंडिया हो सकता है कि यूएस को प्रॉपर सपोर्ट ना दे, जैसे यूएस ने इंडिया को धोखा दिया है।
बिल्कुल। ये धोखेबाजी जो है बर्दाश्त नहीं भी की जाएगी। हमारे साथ वत्स साहब भी हैं और हमारे साथ एक राजनीतिक विशेषज्ञ एक और भी हैं, नाम विवेक सिंह जी, आपका भी। सिंह साहब, मैं आप पर पहले आना चाहूँगा। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक तो जब आप एनालाइज करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जब एक किसी जो नेशन की जो बागडोर संभालती हैं विवेक जी, तो उसमें एक मामला ये भी समझना होगा कि भाई देश की सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका बजट लगातार इंक्रीज करना है, नहीं करना है। और भारत जैसे देश के लिहाज से जहाँ पर चीन भी खतरे के रूप में है और पाकिस्तान तो है ही है, और हमें अगर टक्कर करनी है तो हमें चीन का मुकाबला करने के हिसाब से चलना चाहिए। अमेरिका अब जो कर रहा है वो अपने आप को बिल्कुल टोटली सिक्योर करने की दिशा में है। क्या हमें भी इससे कुछ लेसन्स लेने चाहिए? क्या हमें भी उससे, या फिर हम ठीक जा रहे हैं? ये बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं शिवम जी, और हमको लेसन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी से भी अच्छी बात हमको सीखनी चाहिए। लेकिन जो आपका प्रश्न है बोलता है, उसमें देखो पॉलिटिक्स के साथ साथ हमको इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो मैं इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ जो है डिफेंस के स्ट्रेटजी के रूप में देखता हूँ। देखिए, आज आपको सबको पता है कि जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है, फाइटर प्लेन्स है, इनका अपना इंपॉर्टेंस है, और इन्हीं के बदौलत युद्ध जीता या हारा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इजराइल के जो तर्ज पे आयरन डोम से बेहतर बनाने के जो है यूएसए चाहता है, और उसने जो है गोल्डन डोम की अपनी परियोजना की शुरुआत किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की जो जीडीपी है वो $19 ट्रिलियन की है, और अमेरिका की आज भी उनसे बहुत ज्यादा है, लगभग $30 ट्रिलियन से ज्यादा की है। तो जाहिर सी बात है, $175 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और ये जो है 4-5 साल का प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, यूएसए जैसा एक जो है सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक पावर है वही उसी के वश में है। और जाहिर सी बात है, यूएसए हो या कोई कंट्री हो, सबको अपना अधिकार है अपना जो है डिफेंस करने का, अपने देश के लोगों को डिफेंस करने के लिए। तो इसलिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आया हूँ। देखिए, जो चाइना का जो ऐतराज है, जो चाइना का जो रिक्वेस्ट है कि इस पे काम ना करे, तो जाहिर सी बात है इसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना की नीति अपने आप में जो है अविश्वसनीय है। और जाहिर सी बात है, चाइना को रिक्वेस्ट को कोई मानने वाला नहीं है। चाइना के अपने जो है हित है, यूएसए के अपने हित है, रशिया के अपने हित है, और उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और खास करके आपको एयर डिफेंस के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमने देखिए, चाइना का तो हाल ये है कि हमने चाइना का हाल इंडिया ने खराब कर दिया। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल, इसका उनके पास कोई काट नहीं है। हमारे पास ऐसा इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उनके पास कोई काट नहीं। पाकिस्तान ने उनके जो है बहुत सारे हथियारों को यूज किया, जो कि हमने एक विवेक की बात यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इतना मजाक बनाया जाता है, स्लीप लाइक एन MQ9 करके टी शर्ट्स भी अब लोग हैं वो मार्केट में आ गई कि भाई चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुस्त है, कितना सोया हुआ है। उसका मजाक इस लेवल पर बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पीसफुली सोना चाहिए जैसे चीनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है। आप अपनी बात तो कंप्लीट करें। शिवम जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सबको जग जाहिर है कि यूएसए का और चाइना के बीच में क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है, अभी बात आई भी कि चाइना जो है चाहता है कि वो जो है यूएसए को ओवरटेक कर लेगा कुछ डिकेड्स में। लेकिन एज ए इकोनॉमिस्ट मैं भी देखता हूँ बिल्कुल असंभव है। लेकिन आप अगर उसके गैप को देखिए तो $19 ट्रिलियन और $30 ट्रिलियन तो बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा रक्षा क्षेत्र में जो है सप्लायर जो है यूएसए है। तो इन सबको देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, चीन का बबलाना जो है जायज है, क्योंकि चीन को लगता है कि वही सब उसके पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इजराइल है, इंडिया है, रशिया है, इसके अलावा और सारे देश है यूएसए को इंक्लूडिंग, वो भी अपने डिफेंस में बनाएंगे। और चाइना को लगता है कि ये जो यूएसए बना रहा है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जा सकता है, इसलिए वो परेशान है। लेकिन वो रिक्वेस्ट करता रहे, कोई मानने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आलोक वत्स जी, मैं आप पर अब आना चाहूंगा। एक प्रश्न चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर, और दूसरा अमेरिका ने जिस तरीके से इसको डेवलप किया। आलोक जी, अमेरिका भी आपको नहीं लगता कि चिंतित है? रूस तो दुश्मन है, लेकिन वो कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी अलग चलती है, लेकिन चाइना एक रियल थ्रेट के रूप में। लेकिन चाइना कभी मिसाइल दागेगा नहीं, ऐसा भी लोग समझते हैं कि भाई उसको व्यापार ज्यादा उसको प्यारा है। लेकिन अब तो व्यापार भी ट्रंप खत्म कर रहे हैं चीन के साथ, और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं कि भाई चीन आए 10 चीन आए, कोई कुछ ना कर पाए। देखिए विक्रम जी, 5-7 दिनों से मैं इंडिया पाकिस्तान पे विभिन्न चैनलों पर बहुत डिबेट कर चुका हूं। अब यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, मेरे अलावा सब एक्सपर्ट ही हैं डिफेंस के, इन सम वे और दी अदर। मुझे सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए आप लोग, जो मेरे जहन में बड़ा उथल पुथल, क्रिएटिंग अ टर्मोइल इन माय हार्ट।
कि हमने कितने उनके प्लेन गिराए और उन्होंने हमारे कितने प्लेन गिराए। ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 3 राफेल मार दिया तो हमने 4 पाकिस्तानी मार दिया, लेकिन कोई डेब्रीज या कुछ मुझे देखने को नहीं मिला है। सो आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो यू पीपल मस्ट बी हैविंग सम कंक्रीट इंफॉर्मेशन कि इन दोनों के बीच में किसने किसके कितने प्लेन गिराए। और दूसरा जो मेरे जहन में जिस तरीके की गतिविधियां पूरे विश्व में हो रही हैं, आप लोग अपने एक्सपर्टाइज से बताएं, आर वी इन सम वे हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर और नॉट? हाँ ठीक है इसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। नहीं, ये तो देखिए कितने प्लेन गिराए नहीं गिराए, मैं तो महत्वपूर्ण मानता हूं कि मुझे एक छोटी सी बात कहने दीजिएगा। सूद साहब, ये हम डिबेट कर रहे हैं यूएस की, और ये तैयार हैं, और ये इनका जवाब है, ये राहुल गांधी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। आप इश्यू पे आइए, आपके पास नॉलेज है, शेयर कीजिएगा। ये है तो बीजेपी की बात करने आए हैं आज सूद साहब। मुझे राहुल गांधी की लैंग्वेज बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो तो बीजेपी का आपके पास नॉलेज है तो शेयर कीजिएगा। आपके पास नॉलेज है तो उस बात पे कीजिएगा, बहुत सी चीज हमारे पास डिस्कस करने के। महत्वपूर्ण है। ठीक है सूद साहब। माथुर साहब, मैं आप पर आऊंगा। आप इसको ऑफेंडेड ले लिए, डोंट गेट ऑफेंडेड। ये मेरा एक बहुत ट्रू प्रश्न था जो जनता पूछ रही है हम लोगों से सड़कों पे। ठीक है, वो बात भी है, वो उसका भी उत्तर 1 मिनट में ले लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो है अमेरिका वाला मुद्दा भी। माथुर साहब, आपका पॉइंट। अमेरिका वाला जो आप बात कर रहे हैं, जो गोल्डन शील्ड की बात कर रहे हैं, जहां बोलिए, जिस तरीके का पैसा अमेरिका के पास है और जिस तरीके का ये शील्ड वो डेवलप करने जा रहा है, वो अपने आप में एक अद्भुत चीज होगा। पूरा देखिए, आज की डेट में आप चाइना को कह रहे हैं बिजनेसमैन, मेरे नजर में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है वर्ल्ड में आज। ठीक है आपके पॉइंटर्स का एक जवाब। माथुर साहब का भी एक स्टेटमेंट अंत के बेहद करीब आ रहे हैं। माथुर साहब प्लीज। हाँ शिवम, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूं बिल्कुल साफ तौर पे। ये किसने कितने जहाज गिरा लिए ये मैं 1 सेकंड में बताऊंगा, इसके बाद वी शुड कॉल इट ऑफ बिकॉज वी शुड देन डिस्कस व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बिल्कुल 1 सेकंड में मैं बता दूंगा कि इससे हमारे को किस लोगों को इसमें क्या अंतर पड़ता है कि किसने किसका क्या गिरा दिया। इसका जवाब आप जो डीजीएमओ, जो आर्मी वाले जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी के माध्यम से आ रही हैं या डीजीएमओ के माध्यम से आ रही हैं, डीजीएओ के माध्यम से आ रही हैं, बिल्कुल साफ है। देखिए मैं आपको एक बहुत गहन बात बताता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो कभी भी डिक्लासिफाई नहीं की जाती हैं। आपको इस बात का आश्चर्य होगा सुन करके कि 1947-48 की जो लड़ाई हुई थी उसको पूरी तरह डिक्लासिफाई 1970-72 में जाके किया था, 40 साल तक। और आप जिस दिन लड़ाई हो रही है उस दिन कहते हैं कि हमें बता दो कौन मरा कौन जिंदा हुआ। ये कभी भी नहीं होता है और ये आपकी सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कृपया आप और आपके कांग्रेसी भाई बहन इस बात को बंद करें। ठीक है ये बिल्कुल मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। we should tell them nobody has a bloody right to know कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेना आपकी जीत रही है, हमने पाकिस्तान को रोक दिया, खत्म कर दिया, उन्होंने मान लिया 11 हमारे एयरफील्ड खत्म हो गए। then why the bloody hell? Every pilot is safe, सब सुरक्षित है, सारी बातें क्लियर है। Every pilot is safe। तो क्या जहाज गिरने का ये ड्रामा, ये बिल्कुल मैं भी इसके समर्थन में नहीं हूं। ये जिन लोगों की राजनीतिक धरती फिसल रही है वो इस बात को उठा रहे हैं बस। इसको छोड़ें। अब मैं आपको अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, विवेक जी आएंगे, जब भी आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनकी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जिस प्रकार से अमेरिका है, अमेरिका को कोई ऐसे डायरेक्ट असॉल्ट्स की कोई उनको चिंता नहीं है, ना मैक्सिको उन पे हमला करने वाला है, ना कनाडा उन पे हमला करने वाला है, ना कोई ग्वाटेमाला। कनाडा तो कह रहा है मैं टेंडर में आऊंगा, मैं बनाऊंगा, इलॉन मस्क आएंगे बनाने। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी जब परिस्थिति होती है तो अमेरिका को ये पता है कि उसके ऊपर जो भी उसका जो थ्रेट परसेप्शन है वो बाय जो स्पेस से वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं या मिसाइल्स आ रही हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं, हाइपरसोनिक, उनसे खतरा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनसे बचने के लिए
देखिए क्या होता है कि जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारे पिछले 10-12 साल में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, वो तमाम एडवांसमेंट्स ये इसको देखते हुए किए गए हैं कि हमारा लास्ट 30 सेकंड क्या है। ओके, थ्रेट परसेप्शन। तो दैट इज व्हाई अमेरिका जो चाह रहा है कि वो स्पेस में और जितने भी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में उससे अपने आप को सेव कर सके, इसलिए उनको आवश्यकता है एक बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम की, और इसलिए वो डेवलप कर रहे हैं इसको। 20 सेकंड। विवेक सिंह कुछ बोलना चाहते हैं आप सर, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी बात हो रही थी, देखिए जितना इन्फॉर्मेशन हमारी सेना को देना था उन्होंने दिया है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसने क्या किया है। जाहिर बात है अपने सेना पे हमको भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या प्रोपेगेंडा है, उसमें हमको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अभी एक बात हो रही है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की कोई संभावना नहीं है। अगर होगा फिर उसमें पाकिस्तान का और चाइना का नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो फिसल जाएगी। बिल्कुल। सूद साहब आपका फाइनल कमेंट एक आपसे। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। चाइना का जो है यूएस का बजट चाइना से ज्यादा है, लेकिन मैं बता दूं कि यूएस का बजट डॉलर्स में और चाइना का बजट है युआन के अंदर। उनके जो इक्विपमेंट बनते हैं सस्ते बनते हैं। चाइना के पास 70 से ज्यादा सबमरीन है, और ये खतरा बना हुआ यूएस के लिए भी, इंडिया के लिए भी। ठीक बिल्कुल महत्वपूर्ण। संजीव श्रीवास्तव जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं एक बात माथुर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि अपनी सेनाओं के ऊपर भरोसा रखें। उनके द्वारा जो कहा गया कि हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हम डिक्लासिफाई नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे जिसका कि एडवांटेज जो है एडवर्सरी को मिले। वी आर स्टिल इन कम्बैट सिचुएशन। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और जो डिक्लासिफिकेशन होता है उसमें लंबा समय लगता है, और जाहिर है कि इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। दूसरा, विश्व युद्ध की जहां तक प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि कोई विश्व युद्ध होने जा रहा है। वी आर इन ए न्यूक्लियर कंडीशन, और ऐसे में कोई फुल फ्लेजेड वॉर होने की संभावना नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए महाशक्तियां बड़े वेपन्स बनाएंगी, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत बनाएंगी, और एक कोल्ड वॉर, एक नए कोल्ड वॉर की सिचुएशन अवश्य बन सकती है। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, माथुर साहब, अफसूद साहब आपका, वत्स साहब आपका, और सिंह साहब आपका भी।